कौन सा चैप्टर चल रहा था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो प्रिंसिपल क्या था कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी? कोई बताएगा? बताइए प्रिंसिपल क्या था बायोटेक्नोलॉजी का? उस दिन हमने कहा था ना कि कोई उठकर एक्सप्लेन करेगा जो हम लोग पढ़ चुके थे, और कहा था कि हाँ करेंगे भी, तुम लोगों ने कहा था ना। ये भैया कहे थे ना, मयंक। हमने तो मना किया था। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इसके अंदर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा था, उसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है ये देखा था। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स कौन कौन से हैं लिखवाया था ना मैंने, कौन कौन से स्टेप्स हैं। बस यही जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, हम कैसे बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होगा, ये भी बताया था ना। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाँ, प्लाज फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब आया था, कोई बताएगा? 1972। और किसने डिस्कवर्ड किया था? स्टैनले हर्बर्ट बॉय ने 1972 में पहला क्या आया था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर्ड किया था। तो आप यही सोचिए कि जो मतलब वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिनसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा गया है, जिनकी मदद से आणविक कैंची है ना, हिंदी में कहेंगे, जिनकी मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाना पॉसिबल है। जब तक हम उसमें कट नहीं करेंगे उसको कैसे फिट करेंगे, करेंगे ना। तो फिर तो इसीलिए तो इससे पहले आया होगा ना इंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो इससे पहले आए होंगे ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आए थे 1962 में। कब आए थे? 1962 में। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे आप पहले ये बताइए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं। सो रहे हो क्या अभी? जगो। हाँ, तो स्टेप्स कौन कौन से थे, हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे। ये भाई स्केच तो बिल्कुल चलते ही नहीं, पता नहीं कैसे हैं। चली गई। स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला स्टेप्स क्या होगा, कोई बताएगा? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए। तो हम लिख सकते हैं ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए एट इज ए जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया? तो आइसोलेशन, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए का आइसोलेशन कैसे होगा? मींस जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो क्या उसके सेल्स में केवल डीएनए प्रेजेंट रहेगा? नहीं, उसमें प्रोटीन भी रहेंगी, लिपिड्स भी रहेंगे, सेलु ओ हाँ, प्लांट्स भी रहे, प्लांट्स के अंदर क्या रहेगा, है ना। तो इनकी पहले सेल वॉल को तोड़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया के अंदर है, वो सब पता नहीं मारकर क्या हो गया आज। बैक्टीरिया है,
इसकी सेल वॉल तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या चीज? लाइसो? क्या यूज करेंगे? लाइसोजाइम एंजाइम। अगर फंगस है, फंगस की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से मिलकर बनी हुई, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? काइटिनेज, है ना, एंजाइम का उससे इसके नाम से रिलेटेड रहता है ना, जिसको ब्रेक करना रहता है उससे रिलेटेड रहता है। उसके बाद अगर प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल को कैसे ब्रेक करें? सेलुलेज, लेज, एज, है ना, सेलुलेज। तो इन एंजाइम्स का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? उसके सेल वॉल को तोड़ने के लिए। समझ में आया? तो हम लोगों ने मान लो कि उसका सेल वॉल तोड़ दिया, सेल वॉल तोड़ दिया, उसकी सेल्स के अंदर क्या मटेरियल भरा रहे, क्या उसमें केवल डीएनए रहेगा? हमको तो डीएनए चाहिए, हमको तो इंजीनियरिंग करने के लिए डीएनए चाहिए। तो क्या केवल उसमें डीएनए रहेगा? नहीं रहेगा। डीएनए के अलावा भी मान लो कोई सेल है, क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है इसमें? एक तो हमारा डीएनए ही होगा, जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद आरएनए भी हो सकता है, उसके बाद प्रोटीन, लिपिड। समझ में आया? तो हाँ, इसके अलावा भी जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, तो ऐसा प्रोसेस नहीं बस उसके डीएनए को निकाला तोड़ फोड़ करना शुरू, पहले इन सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सबको सेपरेटली अलग करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। तो अब ये सब आए तो हमको इनको भी टुकड़ों में ब्रेक करना है ना, इनको भी टुकड़ों में ब्रेक करके हटाना है, और हमको केवल चाहिए डीएनए। हमको क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। किसके लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। समझ में आया? आरएनए को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करेंगे? आरएनएज। प्रोटीन को प्रोटीनेज, लिपिड को लाइपेज। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का यूज करके इनको ब्रेक करेंगे, इनको तोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो क्या हम डीएनए यूज करेंगे इसमें? कैसे यूज करें भाई? हमको तो पूरा पूरा डीएनए चाहिए। तो हम डीएनए एंजाइम, यही क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके एमसीक्यू में, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या हम इसमें डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए डीएनए एंजाइम का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। फॉल्स। आरएनए एंजाइम का यूज करेंगे। समझ में आया? इन सबको तो हमें ब्रेक करना है, लेकिन डीएनए को नहीं करना। तो डीएनए नहीं करेंगे, स्टार पॉइंट बना के लिख लो। समझ में आया? तो इतनी बात सबको समझ में आई? समझ में आया? तो मान लो कि ये सब कुछ है, इनको हम ब्रेक करेंगे। आरएनए को ब्रेक करने के लिए यहां ब्रेक लिख लेंगे, आरएनएज। समझ में आया? उसके बाद प्रोटीन को प्रोटीएज, लिपिड को इतनी बात सबको समझ में आई? इसके बाद बचा हमारा डीएनए। तो डीएनए इन सबके बीच में खो गया भाई। कुछ जैसे कोई चीज तुम्हारी कीमती चीज है, कंकड़ पत्थर में खो जाएगी ना, तो इनको पहले हम सेपरेटली अलग करेंगे, इनको हम अलग करेंगे, और हमको डीएनए चाहिए। तो उस मेथड को क्या कहते हैं? स्पूलिंग। इन सबको अलग करने के लिए एक मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूग। एक ट्यूब होती है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, समझ में, ताकि ये कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाए और हमारा डीएनए का एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाए ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पूलिंग। लिख लो, इंपॉर्टेंट है स्पूलिंग। बात समझ में आई इतनी? क्या यूज करेंगे? चिल्ड एथेनॉल।
क्या यूज करेंगे? चिल्ड एथेनॉल। एक लाइन लिख लो स्टार मार्क बना के, इतना हो गया सबका। एक पॉइंट लिखो। समझ में आया मयंक? इसके पूरे 8 मतलब स्टेप्स हैं, इसी में है तुम्हारा पूरा चैप्टर, है ना। हम लोग उसके बारे में प्रिंसिपल प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रोसेस होगा, इसके पूरे 8 पढ़ने हैं हमको। लिखो द रिजल्टिंग डीएनए सॉल्यूशन इज, हो गया। द रिजल्टिंग डीएनए सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। डीएनए सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है ना, प्रोटीन के टुकड़े हैं, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमने किस एंजाइम का यूज किया था? प्रोटीएज। आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, और डीएनए को तोड़ने के लिए क्या हमने यूज किया? तो फिर ये बोलो ना कि आपने यूज ही नहीं किया। क्यों तोड़ेंगे? हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है। समझ में आया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो हम तोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे, लेकिन किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत मतलब ये लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, लेकिन समझने के बेस पे आप एक बार समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। लिखा ना कंसंट्रेटेड, उसके बाद लिखो डीएनए, अगला पॉइंट लिखो डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट बाई, वही जो मैंने बताया बस वही लिखवा रहे हैं। ये सब में स्टार मार्क लगाना, सब रटे हुए होने चाहिए। डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट बाई एडिंग चिल्ड एथेनॉल। क्या यूज करेंगे? चिल्ड एथेनॉल। प्रेसिपिटेटेड आउट बाई एडिंग चिल्ड एथेनॉल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबको समझ में आया? क्या हुआ था इसके सबसे पहले स्टेप में, क्या हुआ था कोई बताएगा? बताओ, मयंक बताएंगे अभी आप लोगों को। आइसोलेशन ऑफ डीएनए की थ्योरी क्या होगी, मतलब क्या मैंने बताया, एक मतलब 4 लाइन में खत्म कर दीजिए, ढंग से बताओ ताकि सबको, मैं दीदियों लोगों को भी समझ में आए। ढंग से बताओ कि उनको समझ, वो कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। ये तुम नहीं समझा पाओ, इधर आप लोग समझिए। हमको मान लो प्लांट है, बैक्टीरिया है, हमको इनका डीएनए चाहिए। हमको क्या चाहिए? इनका डीएनए। तो हम ऐसे हाथ डाल के डीएनए निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहले मान लो बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग क्या रहती है? सेल वॉल रहती है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल रहती है, फंगस के अंदर सेल वॉल रहती है। क्या ह्यूमंस यानी एनिमल्स के अंदर सेल वॉल रहती है? एब्सेंट ना, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। तो हमारे अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट है, तो इन लोगों के अंदर सेल वॉल है, तो इनको पहले सेल वॉल को हटाएंगे, तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा एंजाइम, ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम? बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब याद होगा भी कुछ लोगों को। फंगस के लिए काइटिनेज, प्लांट के लिए सेलुलोज। इनकी सेल वॉल के नाम से ही रखा गया एंजाइम। प्लांट के सेलुलोज की बनी होती है, क्या बनी रहती है? जो आउटर कवरिंग, यानी प्लांट की जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी रहती है? सेलुलोज के। समझ में आया? सेल वॉल है ना, सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में ना। और फंगस की काइटिनेज, काइटिन की बनी रहती है। तो उनके नाम से वो एंजाइम का नाम उसी पे, नॉमेनक्लेचर तो आपके उसमें होगा नहीं, प्रोटीन का नहीं, तो
अभी पढ़ाया जाता है आपको। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये तो हट गई भाई, सेल वॉल हट गई, तो उसके अंदर केवल हमको डीएनए तो पढ़ा मिलेगा नहीं, डीएनए भी रहता है, प्रोटीन भी रहती है, लिपिड भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो उसमें से भी हमको डीएनए अपना छांटना है। तो डीएनए को छोड़ के जितने और मटेरियल है उनको ऐसा किया जाए कि उनको तोड़ के पतला पतला कर दिया जाए ना, जिससे छन्नी से अलग कर लिया जाए, आप यही समझ सकते हो मान लो। तो हमने इसके लिए भी एंजाइम का यूज किया और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिया, और हमारे डीएनए के लिए हमने डीएनए का यूज नहीं किया, ताकि हमारा डीएनए सेफ रहे, जो जिससे हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, समझ गया। तो इनको तोड़ दिया हमने, डीएनए को ले लिया। तो ये हो गया आइसोलेशन का मतलब अलग करना, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने डीएनए को अलग कर लिया। इतना हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था? फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन बाय आरई, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये लाइन समझ में, इसी लाइन से ही आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन बाय आरई, आरई की मदद से, आरई मतलब आरई काटना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से फ्रेगमेंटेशन काटेंगे। हमारा कोई भी डीएनए है ना, कोई भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना, डीएनए क्या प्रेजेंट रहते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। डीएनए के स्ट्रक्चर तो सबको मालूम ही होगा, इधर आप लोगों को मालूम है डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है? नहीं पता? पता है? एक डीएनए है वो किस किस से मिलकर बना होगा? इसमें क्या क्या रहेंगे? शुगर रहेगा, नाइट्रोजिनस बेस रहेगा, और क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या रहेगा? फॉस्फेट। मतलब कि कोई भी डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से, मोनोमर यूनिट क्या है डीएनए की? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनेगा, जो कि डीएनए होगा। समझ में आया? तो ये न्यूक्लियोटाइड किससे की मदद से जुड़े होंगे भाई? जैसे हम कोई चीज इसको रखेंगे ऐसे, तो इसको ग्लू के माध्यम से जोड़ेंगे तभी तो ये खड़ा रह सकता है ना। तो इनके बीच में कोई बॉन्ड होगा ना जो इनको जोड़े रखता है। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? मतलब मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहता है। लेकिन इनके जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये आपस में किसके माध्यम से जुड़े? इसमें दो ही बॉन्ड का कमाल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो बेसिक है, पता होगा, नहीं पता? और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ज्यादा भाई जिसके पास ज्यादा बॉन्ड वो मजबूत रहेगा ना, इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं। तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। ये तो बेसिक चीज है, डीएनए आरएनए है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेगमेंटेशन यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से पॉइंट से कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो आप लोग क्या बताएंगे? फॉस्फो, क्योंकि ये यहीं से आके एंजाइम कट करेगा ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये क्या है? फास्फोडाइ। भाई इनके बीच में थोड़ी ना कट रहा कि यहां से आके एंजाइम काटने लगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट करेगा। बात समझ में आई? तो इसके बाद इस सबसे पहले बात आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लिया जाए, तब हम कट की बात करेंगे। पहले हम हेडिंग डालो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चल तो रहा है ना बढ़िया। मैम की क्लास में बंद हो गया था ना, 10 मिनट हो गए। आप लोग इसको नोट कर लो और फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेडिंग डालिए आरई।
इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखो, फास्टली लिखो, राइटिंग बनाने के चक्कर में मत पड़ो। लिखो, इन द ईयर 1963 लिखो, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब यहां बात आ रही है टू एंजाइम, अभी समझेंगे टू एंजाइम कौन कौन से थे। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई, इकोलाई यानी कि इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही। वेयर आइसोलेटेड, बैक्टीरियोफेज इन इस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई लिख लो शॉर्ट में। वेयर आइसोलेटेड, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप, one of these added methyl groups to DNA, one of these added methyl groups to DNA, comma, while the other cut DNA, cut DNA, full stop. The latter was called restriction endonuclease. सबसे पहला कौन सा एंजाइम आया था? इंडोन्यूक्लियेज। अभी इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज ये होते क्या है अभी समझ जाएंगे आप लोग। इतनी बात समझ में आई? तो थ्योरी पढ़ के आपको कुछ समझ में आया बताइए, क्या बिना समझाया आप थ्योरी पढ़ के समझ जाएंगे? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बताइए, थ्योरी पढ़कर आप समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। इसमें बताया गया कि जो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई वो किस तरह से हुई, किसके अंदर से निकाला गया था, किसके अंदर पाया गया था? ई कोलाई। पूछ सकते हैं भाई ऑब्जेक्टिव, तुम लोग कहते होगे कि ऑब्जेक्टिव मैम नहीं कराती, यही सब ऑब्जेक्टिव है, तुरंत लिख लिया करो, स्टार पॉइंट बना के तुरंत लिख लिया करो, जहां हम बोले वो समझो ऑब्जेक्टिव बन गया। समझ में आया? अलग से कराने की जरूरत नहीं है, सब रट डालो, सब इंपॉर्टेंट है। जहां स्टार मार्क करने को कहते हैं वो इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात क्या कही गई कि एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरियोफेज, लाइन में लिखा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? इन्फेक्ट नहीं, फेज करता हो, खाता हो। समझ में आया? फेज मतलब नाम से समझो तुम लोग, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया का फेज करना, बैक्टीरियो को खाना, समझ में आया? उसे इन्फेक्ट करना, समझ में आया? तो उसके नाम से समझा करो। तो यहां बताया गया कि एक बैक्टीरिया था ई कोलाई जिसके अंदर सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को देखा गया था। समझ में आया? तो इसको इन्फेक्ट, इसका अपना क्रोमोसोम होगा ना, अपना खुद का डीएनए होगा इसका, ये इसका खुद का, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या है? ई कोलाई, इसका ये अपना खुद का डीएनए। समझ में आया? तो इसको कौन फेज करने? ये बैक्टीरिया है, वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक बैक्टीरिया है वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। उसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, हेक्सागोनल होता है, षटकोणा की तरह ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। तो हम बैक्टीरियोफेज को बना लेते हैं, जो हमने जो लाइन लिखवाई है बस वही हम कर रहे हैं, बना रहे हैं। समझ में आया? ये हमने बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसे बना लिया इसके पहले। समझ में आया? इस बैक्टीरियोफेज के अंदर
भाई स्पेस तो है ही नहीं अलग अलग कलर के, चलो हम इसी से बनाए दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना। ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, क्रोमोसोम मटेरियल। वो किसी बैक्टीरिया के अंदर अपने क्रोमोसोम को ही तो इंजेक्ट करेगा। इसका ये क्रोमोसोम निकल के बैक्टीरिया के अंदर आ गया, समझ में आया। तब देखा गया कि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, एंजाइम, जिसका नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और देखा गया कि ये एंजाइम क्या कर रहा, बैक्टीरिया को कट करे दे रहा, खत्म करे दे रहा। बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं, वायरस के डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। लेकिन इसका जो स्वयं का डीएनए है, इसको भी तो कट करना चाहिए था। जब इसका काम है डीएनए को काटना, तो इसको भी काट देता, क्यों नहीं काटा, क्यों, क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए एक और एंजाइम प्रेजेंट था, डीएनए मिथाइलेज। अलग कलर से बनाते तो समझ में आता, चलो इसी से बनाए दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। ये क्या है, डीएनए मिथाइलेज। बात समझ में आई। तो इसके डीएनए को कट करने के लिए तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, लेकिन ये जो मिथाइलेज है, ये इसको क्या करता था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था, मिथाइल ग्रुप को इसके ऊपर ऐड कर देता था, जिससे कि इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसको हार्म नहीं पहुंचा पाता था, इसको कट नहीं कर सकता था। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि ई कोलाई के अंदर कौन से ऐसे दो एंजाइम्स थे जो डिस्कवर्ड हुए थे, तो कौन कौन से थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए मिथाइलेज। समझ में आया। तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ई कोलाई का अपना जो डीएनए था, उसकी रक्षा कौन करता था, उसकी सेविंग कौन करता था, उसको सेफ रखने के लिए, तो उसको सेफ रखने के लिए कौन सा था, डीएनए मिथाइलेज। ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था। ये क्या, इसका काम क्या है, मिथाइल ग्रुप, एडिंग मिथाइल ग्रुप। बात समझ में आई। इसने क्या किया, अपने मिथाइल ग्रुप को इसके ऊपर ऐड कर लिया, जिसके कारण ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये इसको कट नहीं कर सका। समझ में आया। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, क्या है, बैक्टीरिया है, फिर क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, लिख लीजिए, वायरस। और ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो कौन से बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था, बताइए। ई कोलाई, सब कुछ लिखा है, समझ में आ गया ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई थी, इसका काम क्या है, सेकेंड स्टेप समझ में आ गया ना। अब थर्ड स्टेप देखेंगे। हाँ, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लीजिए, टू टाइप्स का। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा इंडोन्यूक्लियस। और हाँ, ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होगा, पहली बार डिस्कवर हुआ था इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। बात समझ में आई। सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ था, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। इसके अंदर पूछा जा सकता है कि ई कोलाई के अंदर एक्सोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था या फिर इंडोन्यूक्लियस। अब ये होते क्या है, न्यूक्लियस का मतलब समझ में आ गया ना, क्या होगा, डीएनए। न्यूक्लियस से मतलब समझ में आ रहा है ना, डीएनए को कट करना। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, इसके बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ गया ना।
ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये तो समझ में आ रहा है ना, और ये 3 प्राइम से एंटी पैरेलल होते हैं 5 प्राइम, समझ में आ रहा है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब आउटर, उसके किनारे से कट करेगा, उसके किनारे से कट करेगा, यहां से कट कर रहा, यहां से कट कर रहा, समझ में आ गया ना। अब इंडोन्यूक्लियस, तुम थोड़ा सा आगे बैठ जाती, तुमको दिख रहा है। अच्छा, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये हम न्यूक्लियोटाइड, ये गोला मत बनाना, लिखे दे रहे हैं तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये सी ए ए टी टी जी, इसके सामने ए के नीचे क्या रहता है, ए के सामने वो सी के सामने जी रहता है, ए के सामने टी, और टी के सामने ए, जी के सामने सी। बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्डिंग याद रखना। बस ऐसा हम इसमें नॉर्मली ऐसे ही बना देते थे। इंडो न्यूक्लियस का मतलब उसके सेंटर में कट करता है, मिडल। इंडो का मतलब मिडल में कट किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिडल में ही कट किया होगा, फर्स्ट टाइम इंडो न्यूक्लियस ही आया था, इसके मिडल में कट करता है। इतनी बात सबको समझ में आई। क्या लिखेंगे, इंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो मैंने मुंह से बोला है तुरंत लिख लिया करो, हम सारी चीजें लिखना ना पड़े। कट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये किनके किनके बीच में रहता है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड आपस में किसकी मदद से जुड़े रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड, समझ में आया। लेकिन नाइट्रोजिनस बेस आपस में किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक वर्ड आता है स्टिकी, स्टैगर्ड, कोहेसिव इंड, या फिर ओवर हैंगिंग इंड। ये होते क्या है, क्वेश्चन पूछा भी गया नीट में। और एक ब्लंट और फ्लश इंड। इसको भी डायग्राम की मदद से ही समझाना पड़ेगा। अरे ठीक है, तुमको बड़ी छुट्टी की, तो वो लोग पहले से नहीं पढ़ते, 12 बजे से पढ़ते हैं, तुमको बड़ी छुट्टी की पड़ी रहती, बस तुमको जाना है घर, पता नहीं क्या करते हो जाके। हो गया बेटा, इसको इरेज कर दे। हम देखेंगे स्टिकी इन, स्टैगर्ड, कोहेसिव या ओवर हैंगिंग स्टैंड, समझ में आया? यही देखने वाले हैं। क्या बोला मैंने, स्टिकी या फिर स्टैगर्ड या फिर कोहेसिव या फिर ओवर हैंगिंग, इतने नाम हैं, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। एंड, ये कैसे एंड होते हैं। और दूसरा है ब्लंट, दूसरा है ब्लंट या फ्लश एंड।
नाम से ही शायद कुछ समझ में आता हो। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये एंटी पैरेलल होते हैं ना। सी जी लिख दिया, ए टी लिख दिया मैंने, ए टी लिख दिया, टी ए ए टी जी सी, इतना ही रखो। कितनी बात समझ में आई? अब स्टिकी इंड होता क्या है? स्टिकी इंड होता क्या है? जब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट किया, समझे? जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरह से पोजीशन, इस तरह की पोजीशन में कट किया, कौन सा एंजाइम है? स्टिकी इंड के लिए कौन सा एंजाइम है? इको R1, इको R1, इश्रीचिया कोलाई, है ना। ये 12th में था ना, 12th का है ना ये। ऐसे मैंने कट कर दिया, तो मैंने इसको यहां से कट किया तो ये अलग हो गया, इसको मैंने यहां से कट किया तो ये अलग हो गया। तो अलग होते हुए ये कैसे दिखते हैं, अब ये हम देखेंगे। यहां बचा केवल सी, और 3 प्राइम में जी बचा, टी बचा, टी बचा, ए बचा, ए बचा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 से 3 प्राइम, ऐसे बनाना। इनके बीच बॉन्डिंग है, पेपर लिखे गए हैं, समझिए? इतनी इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा इंड क्या होगा? स्टिकी इंड। मान लो डायग्राम बना के दे दिया गया, कौन सा इंड है? स्टिकी इंड है या फिर ब्लंट है, फ्लश है, इसमें से सारे ऑप्शन याद रखना। कोहेसिव, स्टैगर्ड, ओवर हैंगिंग, समझ आया? अब ब्लंट वाला देखते हैं। ब्लंट का मतलब, ब्लंट बराबर कोई चीज फ्लश होती है, बराबर होती है, उसे ब्लंट कहते हैं ना। फाइव प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये हो गया। बात समझ में आई? ब्लंट में क्या होगा? वो उसके बिल्कुल बराबर से कट, मान लो उसने इस जगह से कट किया, इस जगह से कट किया, और कौन सा एग्जाम्पल क्या है इस एंजाइम का? हाइंड सेकेंड, नाम याद रखना, समझ? तो इसको कट करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड करके देखते हैं हम। एक हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, सी जी ए टी ए टी टी, सॉरी बहुत पास पास मैंने लिख दिया, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। टी जी ए ए ए ए, यहीं से तो मैंने कट किया था ना, और इतना पार्ट अलग कर देते हैं। या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से
5', यहाँ T G, सॉरी T के जगह यहाँ A लिखना था। ठीक, बताइए किसको समझ में नहीं आया। ये है ब्लंट या फ्लश इंड, और ये है कौन सा इंड? स्टिकी, स्टैगर्ड, कोहेसिव, ओवरहैंगिंग इंड। नाम सबको याद रहेगा ना आप? जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो डिस्कवर्ड हुआ था कौन सा? हाइंड सेकेंड, हिंड हाइंड कुछ भी कहो, हिंड सेकेंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंड सेकेंड। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, लिखो जल्दी जल्दी लिखना। देखो, कैरेक्टराइज्ड एंड आइसोलेशन 5 ईयर लेटर, characterized and isolation 5 years old later। अगला पॉइंट लिखो, besides hind second, besides hind second, today we know, today we know more than 900 restriction enzymes, more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 यानी 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences। अगला, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? बताइए, बताओ भाई। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अरे तुमको बड़ा टाइम का रहता है, बताओ पैलिंड्रोमिक, जो पूछे पहले वो बताओ। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अरे भाई ये पैलिंड्रोमिक है ना, एक दूसरे के अपोजिट। क्या सी के नीचे सी हो सकता है? 5' के नीचे 5' हो सकता है? नहीं, एक दूसरे के पैलिंड्रोमिक ही तो हैं, तो इनमें पैलिंड्रोमिक ही तो कट लगेगा। बताइए, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो वो रिकॉग्नाइज करता है, ढूंढता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे है। इसका पैलिंड्रोमिक ये है तो उसका वहां।
समझ में आया? तो ये क्या करता है, कट करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो डायग्राम हम वही बना लेंगे। 5 प्राइम से 3 प्राइम, ए ए टी टी सी, टी टी ए ए सी, 3 प्राइम। इतनी बात समझ में आई? पैलिंड्रोमिक ये सीक्वेंस ढूंढेगा कि अगर यहाँ से कट करेगा तब भी ये बराबर आएगा, और यहाँ से कट करेगा तो ये भी उसका सीक्वेंस वही जाएगा ना। इसको पलट दिया जाए तो वही बराबर आ जाएगा, अगर इसको ऐसे घुमा दे तो वही तो आएगा ना। बस यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, समझ में आया ना? ए देखो जहां से कट करेंगे ए ए टी टी सी, देखो यहाँ पे ए ए टी टी जी, सॉरी ए ए टी टी जी, ए ए टी टी जी, है कि नहीं? बस ये लिख लो, ये एक लाइन में लिख लो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी आरी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बात समझ में आई? इसको कौन कट करेगा? इको R1। ये क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर कट करता है। इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, थोड़ा सा वर्किंग देखना था इसका, फ्रेगमेंटेशन कैसे करके, मतलब कि डिजायर्ड जो हमारा जीन होता है उसको कैसे कट करके फिट करता है, कल देखते हैं, ठीक है? इसको इम्पोर्टेंट है, इसको समझने वाला पॉइंट है। भैया की बात मान ही लेते हैं, है ना? इनकी बात मान लेते हैं ना, क्लास ओवर कर देते हैं, क्योंकि ये डेली ऐसे लगते हैं ना कि बहुत थके हुए हैं, सारा घर का काम यही करते हैं, खाना पीना